CNT के मुख्यालय में स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। आपका सवाल डुमरी उपचुनाव को लेकर है। तो जैसा कि उपचुनाव संभावना है अक्टूबर के महीने में होगी, उसके कुछ महीनों बाद ही लोकसभा का चुनाव होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर हम लोग आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि 24 के लिए हमारी जो पुख्ता तैयारी होगी वो 24 के मद्देनज़र ही होगी। तो उसके लिए अगर हम लोग हमारे जो सिपाही अगर सदन में जाने की तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है लोकसभा को टारगेट हमारा फोकस रहेगा, और उसी के साथ हम लोग अपना इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम लोग डुमरी उपचुनाव को लेकर हमारी कोई विशेष फोकस नहीं है। उसके स्थान पर हम लोग तरहीज दिए हैं कि हमारी जो संगठन की ढांचा है वो गांव तक, बूथ तक कैसे पहुंचेगी, लोगों के बीच हमारी विचारधारा, आइडियोलॉजी को हम लोग कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, उस पर हमारा मुख्य फोकस है। मुद्दा आपका लोकसभा चुनाव नहीं, चुनाव ही हम लोग का मेन मुद्दा है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। क्योंकि हम लोग 1.5 साल से आंदोलन किए और कहीं ना कहीं जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, क्योंकि इस झारखंड की दुर्गति के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र की सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हें लगता है कि ये छात्र युवा केवल आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, फिर मूवमेंट कुछ महीनों बाद ठंडे बस्ती में चला जाता है, इनके पास भीड़ को वोट में तब्दील करने की शक्ति नहीं है, या फिर ये लोग केवल और केवल हल्ला करने जानते हैं, चिल्लाने जानते हैं, सड़कों पर आके नारेबाजी करना जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक देश में अगर आपको सबसे बेहतर जगह चाहिए अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को मनाने का, तो मेरा मानना है सदन सबसे बेहतर जगह होती है, हाउस। तो हम लोग का प्रयास होगा कि हाउस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएं, वहाँ हमें रिप्रेजेंट करें, हमारे मुद्दों से पूरे देश को अवगत कराएं, ताकि इस विषय पर सब क्रियान्वयन होते हुए, गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हुए हमारे राज्य के हितार्थ के लिए कुछ नीति नियम बन सके। तो चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये कोर कमेटी का है, डिसीजन होगा। बाकी चुनाव हमारा व्यक्तिगत विषय नहीं है, विषय है बदलाव, और उस बदलाव में कोई व्यक्तिगत फैसला, व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत चेहरा मायने नहीं रखता है। क्योंकि अभी 2024 आते आते हमारी जिन परिस्थितियां झारखंड में उत्पन्न हो रही है और झारखंड की परिस्थितियों से लोग रूबरू हैं, बहुत सारे संकटों का सामना करना होगा। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग व्यक्तिवाद ना होकर एक आइडियोलॉजी की ओर आगे बढ़ेंगे, और उसमें जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। देखा गया कि आप वर्तमान सरकार का विरोध तो कर ही रहे हैं, आप तो भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि 2024 के चुनाव में आप ये कुछ सीट आपकी आ जाती है, जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तो बदलाव कैसे करेंगे? तो किस पार्टी के साथ फिर जाएंगे? देखिए, उसके लिए हम लोग केजरीवाल के तर्ज पर ओपन करेंगे, अपने जनता से हम लोग राय लेंगे कि हमें किसके साथ समर्थन देना चाहिए, विपक्ष में रहना चाहिए या सरकार जो बन रही है उनके साथ समर्थन देना चाहिए। और समर्थन अगर हम लोग देंगे तो उनका झारखंड के प्रति क्या रोल रहेगा, झारखंड के प्रति वो क्या सोच रखते हैं और झारखंड के लिए वो क्या करेंगे, तो इन मुद्दों के साथ हम लोग समर्थन देने या फिर विपक्ष में बैठने की अगर संभावना ऐसी बनी, हमारे लोग अगर वहाँ जीत कर जाते हैं, तो ये चर्चाएं खुले और मंचों पर होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होंगी, लाइव के माध्यम से होंगी, तमाम जो भी हमारे पास उपक्रम है जिनसे हम जनता से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे। आपको लगता है क्या कि जब आपने आंदोलन शुरू किया और जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो कुछ कमियाँ, जैसे आप जब शुरुआत किए थे तो बहुत सारे लोग आपके साथ थे, जहाँ शक्ति बढ़नी चाहिए थी वो घटती चली गई, कुछ लोग आपसे दूर होते चले गए, ये आपने महसूस किया क्या? हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि जब आंदोलन का आगाज हुआ था तो उसमें सभी दलों के लोग आए थे, चूँकि ये सबकी अस्मिता का सवाल था और सबको इस बात का आभास भी हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग ठगे जा रहे हैं। तो जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था तो पर्दे से कहिए या फिर चेहरे पे मास्क ढक के कहिए, लगभग सभी दलों के लोग आए थे। लेकिन जब हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बढ़े तो स्वाभाविक है, जो लोग ऑलरेडी जो दल स्थापित थे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नए नौजवान है, ये नौसिखिए हैं, इनके पास जनबल है लेकिन धनबल नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इनके पास कोई किंग मेकर नहीं है। तो इस लिहाज से ये पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग ऑलरेडी स्थापित पार्टियों में हैं, जो स्थापित हैं उनके दलों में हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी रुख कर रहे हैं, और लिहाजा कुछ लोग जो विभिन्न दलों से आए थे फिर अपने दलों के साथ जाने की चेष्टा कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो ऐसे में एक चैलेंजिंग है कि जब हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ेंगे तो उन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है और कर भी रहे हैं, ये सच्चाई है। एक और सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1932 को लेकर आप तमाम बातें कहते हैं, लेकिन जब राज्य में 1932 को लेकर कोई और खड़ा होता है तो साथ में खड़े होते नहीं दिखते। उदाहरण है दिल्ली के जो विधायक, दिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो हैं, वो लगातार घूम रहे हैं 1932 को लेकर बातें रख रहे हैं। हमने भी उनसे सवाल पूछा था उनसे कि जयराम महतो से कोई गिला शिकवा है क्या, साथ में नहीं दिखते। उन्होंने कहा था हालांकि कुछ भी नहीं है, जब भी बोलेंगे साथ में दिखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग भी निश्चय ही हमारी टीम
उनसे वार्ता हो रही है और लगभग जो भी 32 के मुद्दे पर मुखर होकर बातों को रखे हैं उनके साथ हम लोग हैं। और निश्चय ही हमारी विचारधारा समान है, थोड़ी सी परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं, प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन हमारी विचारधाराएं समान होने के कारण निश्चय भविष्य में हम लोग एक मंच पर जिस प्रकार आज बैठे हैं, हम लोग सभी वर्ग सभी समुदाय को लेकर सभी क्षेत्र को लेकर साथ चलने का चेष्टा किए हैं, निश्चय ही सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। एक और आरोप आप पर लगता रहा है या फिर जो भी इस आंदोलन पर कि कुछ एक जातियों में सिमट कर रह गया, सारे लोग इसमें नहीं आ पाए, क्या आपने इस चीज़ को एहसास किया है? हाँ, बिल्कुल एहसास किया है। आपका सवाल भले कड़वा है लेकिन सच्चाई है। इसका सच्चाई होने का कारण यह है कि यह आंदोलन धनबाद और बोकारो की पृष्ठभूमि से तैयार हुआ है और आंदोलन का इतिहास रहा है कि हमेशा आंदोलन को वर्किंग क्लास ही लीड करती है। एक बिजनेस क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है, हम उसमें कास्ट वाइज उसको एनालाइज नहीं करेंगे। तो वर्किंग क्लास कहीं ना कहीं आंदोलन को प्रिपेयर करती है, आंदोलन को आगे आके लीड करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी है वो वर्किंग क्लास है, वो एक एग्रीकल्चर क्लास है, फार्मिंग क्लास है। तो लिहाजा जब उस क्षेत्र पर हमारी आबादी भी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, जाहिर सी बात है संख्या में लोग हमारे दिखेंगे ही। लेकिन जैसे वो आंदोलन धनबाद बोकारो से बाहर जाने लगा तो अन्य लोगों की संख्या दिखी। जैसे हम हजारीबाग आए तो बहुत सारे संख्या में कोरी समुदाय के लोग दिखे, हम कोडरमा क्षेत्र गए तो यादव बहुल क्षेत्र मिला, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में दिखे। अन्य स्वर्ण वर्ग के भी लोग दिखे, आदिवासी वर्ग के लोग भी दिखे। सिमडेगा गुमला में हाल ही फिलहाल कुछ दिन बाद मेरी एक छोटी सी कार्यक्रम है। तो चूंकि स्टार्टिंग जिस पृष्ठभूमि से आंदोलन हुआ है वह कहीं ना कहीं महतो बहुल क्षेत्र, कुर्मी बहुल क्षेत्र, और उनका गढ़ और सबसे खास बात है उनका लड़ाई का इतिहास ही रहा है। तो लड़ने के लिए वे निकल चुके हैं। तो इसीलिए ये भी आपकी सच्चाई है, लेकिन उस टैग से हम लोग बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। और आप जब आप हमारे साथ बैठे हुए अन्य समुदाय के लोग अपने सरनाम का साथ दिखेंगे तो आपको भी इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि हम लोग छोटे बच्चे ही सही, लेकिन उन खामियों को जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। तो फिलहाल स्वीकार करते हैं आप इस बात को? हाँ, स्वीकार, सच्चाई को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सच्चाई उसे स्वीकार करना होगा। तो कैसे लाएंगे लोगों को साथ में, कैसे जोड़ेंगे? सबसे बड़ी बात है आइडियोलॉजी, कि भाई वास्तव में झारखंड के साथ हो क्या रहा है, या फिर जो भी नुकसान हो रहा है क्या किसी जाति विशेष का हो रहा है। जो भी विषय रहे, चाहे नियोजन की बात रहे, प्राइवेट सेक्टर की बात रहे, कॉन्ट्रैक्ट की बात रहे, एजुकेशन की बात रहे, या फिर कंपनी द्वारा लैंड एजुकेशन की बात रहे, या फिर जो भी मैटर सामने आ रहे हैं, क्या उससे केवल और केवल एक समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो इन मुद्दों के साथ, इन बातों के साथ, इन विचारधाराओं के साथ निश्चय ही लोग एक साथ जुड़ेंगे, बैठेंगे और इन चर्चाओं के ऊपर विराम भी लगेगा और हम लोग एक नए सिरे के साथ, एक नए इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और कदम बढ़ाते हुए दिखेंगे। आपको लगता है कि झारखंड में घुसपैठ की भी समस्या, आप बिहारियों के बारे में बात करते हैं? नहीं, देखिए, आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, कभी बांग्लादेश के बारे में बात नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं किए, हमेशा कहे हैं। चाहे हम तो स्पष्ट कहें कि प्रदेश हो या विदेश हो, बंगाल हो या बांग्लादेश हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। सवाल इसलिए हम पूछे नहीं, ठीक है, आपका सवाल जेन्युइन है। देखिए, जो हमारे भूभाग में रहते हैं, जो हमारी भाषा संस्कृति से अवगत हैं, वे लोग हमारे हैं, वे लोग इस क्षेत्र की आइडेंटिटी को धारण करते हैं। बाकी जो लोग डबल आइडेंटिटी रखते हैं वो किसी क्षेत्र के रहें, किसी राज्य से रहें, हमने तो स्पष्ट कहा है किसी राज्य की डेमोग्राफी को बदलना कहीं ना कहीं एक वार क्राइम होता है। आप उस राज्य की, उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को नहीं बदल सकते हैं। बाकी व्यवहार होना, व्यापार होना, ये अलग विषय है। आप डेमोग्राफी को नहीं बदल सकते हैं। तो डेमोग्राफी बिहार से बदली जा रही, यूपी से बदली जा रही है, बंगाल या बांग्लादेश से हो, डेमोग्राफी बदले जाने का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो बिहारियों का वोट आपको नहीं चाहिए होगा क्या 2024 के चुनाव में? जिन्हें बिहार के लोग भी वोट देंगे, लेकिन कौन बिहारी वोट देंगे? एक बात बताइए, तो जब हमारी लड़ाई है डबल, हम तो कभी बिहारी या झारखंडी की बात नहीं किए। आज भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमसे बेहतर है, IAS IPS के जगह पर वो हमसे बेहतर है, आपके साहित्यिक अकादमी का जो पुरस्कार है उसके आधार पर वो हमसे अव्वल है, वो हमारा बड़ा भाई, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये तर्क 1000 बार देते हैं कि जब दो भाई में मकान का बंटवारा हो या खेत का बंटवारा हो तो दोनों का अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। तो ठीक, हम लोग झारखंड छोटा भाई है जिसको लगभग बिहार के हिस्से का 46% भूभाग मिला। अब वो विभाग हमारा रहा, उस पर हम किस फसल की खेती करेंगे, किस माह में करेंगे, कहां से जल को लेकर आएंगे, ये हमारा विषय है। लेकिन आप हमेशा थोप रहे हैं। आप नक्शे में हमको झारखंड दिए हैं, लेकिन क्या हमें स्वराज दिए हैं? बिल्कुल नहीं दिए हैं। सब अधिकारी आपके, विधि व्यवस्था बनाने वाले आपके लोग, कार्यपालिका में आपके लोग, तमाम जो उच्च महकमा होता है, जहां से नीति नियम इस राज्य में निर्धारण होता है, वहां तो आप लोग अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फिर इस राज्य के होने या ना होने का अर्थ क्या रहेगा? जब तक हमें स्वराज की व्यवस्था का अनुभव नहीं होगा, जब तक हमें सन ऑफ सॉइल के सिद्धांत का अनुपालन यहाँ नहीं दिखेगा, तो फिर अलग राज्य होने का मकसद नहीं दिखेगा। इसलिए बिहार से हमारा कोई वैर नहीं हो, हमारा बड़ा भाई है, सहर्ष स्वीकार करते हैं। और हम ये भी स्वीकार करते हैं बंगाल हम और उड़ीसा भी हमारे 4 भाइयों में से हैं, उन
उनको अपना अपना हिस्सा मिल चुका है, वो अपने अपने हिस्से में खुश हैं, अपनी अपनी भाषा संस्कृति का सृजन कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। तो वही अवसर हमें भी दिया जाए। जिस प्रकार उड़ीसा अपने लोगों के साथ अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बंगाल अपने लोगों के साथ अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बिहार अपने लोगों अपने रोजगार के साथ उन्नति कर रहा है, हमें झारखंड के लोगों को भी हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारे जो विषय हैं, उनके साथ उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। पंचायत में से अमित, आपने अधिवेशन किया, उसके बाद आज 10 से 12 दिन, लेकिन अभी तक आपने संगठन का विस्तार नहीं किया। तो क्या ये संगठन आपका सिर्फ आप ही के चेहरे से चलेगा? नहीं, संगठन का काफी विस्तार हुआ। आखिर संगठन का अगर विस्तार नहीं होता तो हम हजारीबाग में कैसे बैठ पाते? आज अगर हम हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं, हमारे बगल में संजय मेहता, संजय महतो, रतन जी, हमारे बीच महेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संगठन का विस्तार हुआ है, तभी इनके बीच हम आकर बैठे हैं और आप लोगों से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। तो निश्चय ही देखिए, हर चीज़ पब्लिकली नहीं होती है। कुछ चूंकि हम लोग, जाहिर सी बात है, हमारे पास कोई विशेष रणनीतिकार है नहीं। हमारी अगर सारी चीज़ों को अगर हम लोग पब्लिकली कर देंगे तो बाकी लोग भी वॉच कर रहे हैं। उतना तो छोटे नीतीश कुमार वॉच कर रहे हैं हमारे आंदोलन को, तो ये लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हमें कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें हम लोग अंदर खाने से बहुत ही गतिमान तरीके से जारी रखे हैं। और जितने भी इस आंदोलन से जो पीछे से जो आपको सपोर्ट करते आए हैं, उस सबको आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे आपके पीछे वाले लोगों को सबको छोड़ते गए, तो उनको कभी एकजुट करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, अभी उदाहरण के लिए हमारे बीच महेंद्र दा ही या संजय दा ही कुछ पल के लिए नाराज हो, तो हम लोगों ने से कहा कि दादा अगर कुछ भूल चूक हुई तो उसको क्षमा याचना रहेगी। देखिए, इंसान, हम लोग हर उस विषय का, हर उस सिद्धांत का अनुपालन करते हैं जिससे कि हम मजबूती हो। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग मनुष्य हैं तो जाहिर सी बात है कुछ भूलें होंगी। जैसे महाधिवेशन की बात करें तो हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग जुटेंगे। हमारी व्यवस्था जिस प्रकार से हम लोग अरेंज किए थे नहीं हो पाई। हम उस महाधिवेशन का मुख्य वक्ता या फिर जो भी कहीं होने के बाद हमको 2 घंटा जंगल से जाकर कार्यक्रम को सुनना पड़ा। हम इसलिए जंगल में चले गए कि हमारे साथ लगभग 10% भीड़ भी चली गई ताकि उस जगह को मैनेज किया जा सके। तो ऐसी चीज़ें आई जिसके कारण हमारे भी कुछ साथी, जाहिर सी बात है, अपने अंदर की जो पीड़ा है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया और उसको हमने भी अनुभव किया और उनसे क्षमा याचना किया। क्षमा मांगने से ना हमारी हाइट घट गई, ना हमारे नाम का स्पेलिंग घटा, लेकिन वे लोग वापस हमसे जुड़ गए। हाँ, शशांक भैया, कांग्रेस और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि सत्तारूढ़ दल की सबसे प्रमुख चेहरा है, प्रमुख दल है, वे ऑलरेडी बीजेपी आजसू के साथ गवर्नमेंट बना चुकी है। तो अगर वे हम लोग तभी एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, हमारा एक ऑथेंटिक मुखिया नहीं है हमारे दल से, विधायक तो दूर की बात है, हम कभी वोट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भाग ही नहीं लिए हैं, और हम पर अगर आप इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो हमें लगता है उन्हें अपने गिरेबान पर स्वयं झांकना चाहिए, अपने चरित्र को स्वयं आकलन करना चाहिए कि आप जिन चीज़ों को हमें बता रहे हैं, जरा सी आपको मौका मिलती है, आप मौका फिरस्त बन जाते हैं और उनके साथ स्वयं सरकार बनाते हैं। और आपको आज बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहेंगे, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विशेष दबाव अगर बढ़ा ईडी वगैरह का, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी, इस पर कोई सवाल भी नहीं होगा। आपने चुनाव के लिए तो अनाउंसमेंट कर दिया कि चुनाव में आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका चेहरा पूरे झारखंड में चमक रहा है, लेकिन आपके अलावा कोई ऐसा चेहरा दिखा नहीं जो परिचित हो। कैसे चुनाव में जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर कभी आपने सोचा क्या? क्योंकि आपके अलावा कोई और दूसरा, तीसरा, चौथा चेहरा ऐसा नहीं हो जो कि नोन हो पूरे झारखंड में, जिस तरीके से आप नहीं दिख रहे हैं। जैसे संजय दा भी दिख रहे हैं, मनोज दा दिख रहे हैं, देवेंद्र दा दिख रहे हैं, मोती साहब दिख रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आएंगे सामने और उन्हें एस्टेब्लिश करना हमारा दायित्व होगा और हम लोग सभी एक टीम वर्क के तहत उनको भी स्थापित करेंगे। जाहिर सी बात है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये पर्सनैलिटी की लड़ाई नहीं है, ना पर्सन की लड़ाई है। तो ये चैलेंजिंग विषय है और आप जैसे सवाल करते हैं ना, तीखे सवाल, उनका हम लोग प्रयास करते हैं उनका बेहतर हो सके। इसलिए उम्मीद करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया बंधु आप लोग हमारी कमियों से भी हमें वाकिफ कराएं ताकि हम लोग कुछ सीख कर भी जाएं। पैसे की जरूरत पड़ेगी चुनाव में? स्वाभाविक है, बैनर के लिए, झंडे के लिए पड़ेगी। बाकी हम लोग वो कहाँ से आएगा पैसा? देखें, आप तो सार्वजनिक हम कर दिए, ओमान से, सऊदी अरब से, यूएई से, मलेशिया से, ट्यूनेशिया से, मॉरिशस से, नेपाल से, काफ़ी देशों से लगभग एवरेज 200-250 करके चंदा आया। लगभग हमको लगता है 1000 लोगों ने चंदा डोनेशन दिया है। तो जब चुनाव की बात आएगी तो मुझे लगता है वो 1000 लोग कहीं 10,000 ना बन जाएं। तो हमारा जो ताकत है कि जो लोग अब हमें वोट देंगे, निश्चित हम एक वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। तो हमारी ताकत है क्राउड फंडिंग और हम लोग क्राउड फंडिंग के आधार पर ही चुनाव लड़ने का सपना, ख्वाब पाले हैं, उसे हकीकत में भी तब्दील करेंगे। चुनाव लड़ने के बाद किसी के साथ मिल तो नहीं जाएंगे ना फिर? देखिए, हम लोग विलय नहीं होंगे।
अगर किसी के साथ गठबंधन होगा तो वो जनता के निर्णय, जनता की रायशुमारी, जिस प्रकार हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन आकर अपील करते हैं, एक रायशुमारी करते हैं, उनका स्टेटमेंट जानते हैं, उसके बाद ही इस प्रकार की कोई बात हम लोग कह पाएंगे। आपके आकलन के हिसाब से अभी फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए तो कितने जगह आप चुनाव लड़ सकते हैं, कितने विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अगर बात कही जाए तो हमें लगता है कम से कम 14 में से 7-8 लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा की बात कही जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर के मैक्सिमम सीटों पर हम लड़ सकते हैं, कोल्हान की सीटों पर लड़ सकते हैं और रांची की कुछ सीटों पर लड़ सकते हैं। हम लोग संथाल परगना की एक आध सीटों पर, जिसमें देवघर, जामताड़ा और गोड्डा आता है। हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो हजारीबाग की किस सीट पर, किस विधानसभा पर आपकी नजर है? जाहिर सी बात है, जब लोकसभा सामने है तो हम लोग की नज़र लोकसभा सीट पर है। हजारीबाग लोकसभा। विधानसभा 5 सीट से लड़ेंगे फिर? हाँ, जब लोकसभा में, अगर देखिए लोकसभा में हम लोग आकलन कर लेंगे, अगर लोकसभा में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहता है, संतोषजनक रहता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंग लोकसभा हम लोग विधानसभा में जाएंगे। कैंडिडेट का चुनाव कैसे करिएगा? मुश्किल नहीं होगा? हाँ, कैंडिडेट का चुनाव करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए आज के डेट में जब युवा इतना कुछ सेक्रीफाइस किए हैं तो निश्चय ही कोई अपनी महत्वाकांक्षा लेकर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है। वो राज्य की दशा और दिशा को बेहतर करने के लिए आना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में समस्या होंगी, लेकिन मुझे लगता है इस समस्याओं का भी निदान होगा और बेहतर जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो अपने आप एक फ्रेश होकर और फिल्टराइजेशन होकर सामने आ जाएंगे। कोई चेहरा बताने की स्थिति में है अभी? तो फिलहाल तो स्थिति में नहीं, लेकिन बहुत कम समय के बाद आपको कुछ चेहरे दिखेंगे जो हजारीबाग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सामर्थ्य रखते हैं। हजारीबाग से जयंत सिंह चौधरी के पिताजी, बीजेपी का कब्जा रहा है हजारीबाग लोकसभा से, तो क्या आप अभी अगर बीजेपी को आप बात दे पाएंगे? बिल्कुल, चूंकि अभी तक हमारे जो वोटर्स थे उन्हें एक आइडियोलॉजी नहीं मिली थी, उन्हें ये नहीं मिला था कि ये लोकसभा में जाके करेंगे क्या। अब हम उन्हें प्री प्लानिंग बताएंगे कि लोकसभा में हमारा क्या रोल रह सकता है, क्यों नहीं मात देंगे। बीजेपी अगर बात करती है अपना शहरीकरण वोट की, तो हजारीबाग के अलावा जो भी बाकी 4 विधानसभाएं वो तो ग्रामीण है। मांडू ग्रामीण है, बड़का गांव ग्रामीण है, रामगढ़ ग्रामीण है, बरी ग्रामीण है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, निश्चय ही हम लोग मात देंगे। बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपके पास विजन होना चाहिए कि लोकसभा आप जाएंगे तो वहां जाके क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है, परिवारवाद का अंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके अधिवेशन के बाद जो रिजवान आपके मंच में दिखते थे, उन्होंने अलग नहीं, पहले ही बनाया उन्होंने, लगभग 6 महीना पहले बनाया उनसे। कैंपेनिंग चालू कर दिया। नहीं, देखिए जो हमारा अधिवेशन था 2 दिन पहले उनसे बात हुई, उनको कहा कि आप विलय कीजिए और आइए, साथ में आइए। तो उनको पता नहीं उनका क्या इच्छा है, बाकी उनका सम्मान है, उनका आदर है और निश्चय ही हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। ये हो सके जो लोग हमें एस्टेब्लिश होते हुए नहीं देखना चाहते, उनकी कोई साजिश हो सकती है। बाकी वो हमारे अच्छे बड़े भाई स्वरूप है, उनका आदर है। वाले आ रहे हैं कि नहीं आपके पास? नहीं, आप जान रहे हैं कि हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण जीवन जीना पसंद है। साधारण होने के कारण ही चुनाव में सफल हो पाएंगे, नहीं तो फिर ईडी का प्रेशर पड़ेगा, सीडी का प्रेशर पड़ेगा, तो फिर आपके जो सिद्धांत विचारधाराएं चरमरा जाएंगी। तो सबसे पहली बात है, नए युवाओं को समझना होगा कि ये लोभ की राजनीति को त्यागना होगा। लोभ के कारण ही हमारे तमाम नेता फंसे हैं, चाहे हेमंत बाबू रहे, सुदेश बाबू रहे, बाबूलाल जी रहे या अन्य लीडर रहे। अपना व्यक्तिगत लोभ के कारण ही आज केंद्रीय दलों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो लोभ की राजनीति से बाहर आना होगा, चाहे फॉर्च्यूनर रहे, चाहे स्कॉर्पियो रहे, लोभ की राजनीति से हमें बाहर आना।